दंगल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में मिली जीत के साथ ही एनडीए खेमे में पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पर आज शाम कार्यक्रम होगा, जहां पीएम मोदी 6 बजे बिहार में मिली बड़ी जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। साथ ही कई राज्यों में हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली जीत पर भी पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। पीएम के अलावा वहां बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो इसी के साथ जो लंबा सस्पेंस चला वो खत्म हो गया। आज शाम 6 बजे पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे और वो सारे कार्यकर्ता जो पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार चुनाव में खड़े रहे, लगे रहे, लोगों से रूबरू रहे, उनका आभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जताएंगे। शाम 6 बजे वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और उसके बाद जो चुनाव में जीत मिली है उसको लेकर आभार जताएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसको लेकर भी उत्साह वर्धन करना बेहद जरूरी, क्योंकि 28 में से जो सीटें अब बीजेपी लेकर आई है वो ये दिखा रही है दरअसल कि किस तरीके से भरोसा जनता का बीजेपी पर बना हुआ है। चाहे वो बिहार इलेक्शन हो, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर एनडीए में कहें तो बीजेपी उभरी है और उसी को जो कार्यकर्ता हैं दरअसल उनको श्रेय देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से मौजूद है, चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ पटना से मौजूद है और संदीप हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त मौजूद है। पहले रुख अमिताभ सिन्हा जी का कर लेते हैं। अमिताभ जी, यानी बीजेपी को जो जीत मिली है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे उपचुनाव हो जहां पर उन्होंने अपनी सरकार ही बचा ली, ये दिखा रहा है कि लोगों का भरोसा अभी भी बीजेपी पर, मोदी लहर पर बना हुआ है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री इसीलिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने 6 बजे पार्टी कार्यालय मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां जो तमाम कार्यकर्ता जो दिल्ली के जुटेंगे उनको संबोधित करेंगे और उसके साथ ही साथ बिहार की जनता और वहां के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश जहां उपचुनाव में भारी जीत मिली है बीजेपी को, वहाँ के कार्यकर्ताओं और वहाँ के नेतृत्व का धन्यवाद करेंगे। तो कुल मिलाकर सार यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम दोनों बिकता है वोटरों के बीच, ये संदेश जाएगा। और दूसरा, कार्यकर्ताओं को ये भी कहा जाएगा कि अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, आने वाले चुनाव के लिए अपने कमर कसे रहें, ये संदेश भी उन तक जाएगा और ये भी सीख मिलेगी कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही पार्टी बढ़ी है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पहुँचना, उनके साथ साथ तमाम वो नेता मौजूद होंगे जो संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, पार्टी के शीर्ष नेता। तो कुल मिलाकर बीजेपी में जश्न का माहौल है, क्योंकि बिहार में हार के मुंह से पार्टी को खींचकर वापस लाए हैं प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल। अमिताभ जी रहिए आप हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद है संदीप, आपका रुख करना बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ऐसी भी कुछ जानकारी थी कि 11 बजे भी कुछ कार्यक्रम होना है। क्या अब वो 6 बजे ही होगा या 11 बजे कुछ कार्यक्रम है बीजेपी दफ्तर में? देखिए अर्पिता, इस वक्त मैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में हूँ और यहाँ पे पहले ये बताया जा रहा था कि 11 बजे के आसपास कार्यक्रम होगा, लेकिन वो कार्यक्रम अब 6 बजे है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी 6 बजे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूँ, ये गेट है, इसमें जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पूरे किए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। मीडिया को अंदर जाने इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि प्रधानमंत्री ने आना है, तो ऐसे में पीएम सिक्योरिटी जो है अंदर पूरे बिल्डिंग को जो है सर्च कर रही है और उनको जो है ये एश्योर कर रही है कि वहाँ किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ ना हो। साथ ही एसपी जी यहाँ पे मौजूद है। ये रोड जो है ये सीधा रोड कनॉट प्लेस की तरफ जाता है। इस रोड पे यहाँ पे कोई भी गाड़ी पार्क नहीं होगी, क्योंकि जब पीएम यहाँ से आएंगे तो किसी भी तरीके की कोई पार्किंग यहाँ पे नहीं की जाएगी। साथ ही पूरे ट्रैफिक पुलिस जो है उन्होंने अपना पूरा सिस्टम बंदोबस्त तैयार कर लिया है। साथ ही यहाँ पे अंदर जो है कई तरीके की अलग अलग लाइट्स हैं, तार हैं, काफ़ी तैयारी तैयारी का नज़ारा जो है अंदर है। हालांकि अभी तक हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि बड़े लेवल पे जो है कार्यक्रम होगा, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखकर। ठीक है संदीप रहिए आप हमारे साथ। देखिए, बिहार चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि इस बार सत्ता विरोधी लहर में नीतीश की सरकार बह जाएगी, लेकिन नतीजे इशारा कर रहे हैं कि बिहार में इस लहर चली ऐसी कि इस लहर ने नीतीश कुमार की सत्ता और सम्मान दोनों को बचा लिया। इस लहर का नाम है मोदी लहर। अब तक बीजेपी को ही मोदी नाम का सहारा था, लेकिन कभी मोदी के प्रतिद्वंदी रहे नीतीश कुमार के लिए भी इस चुनाव में मोदी नाम तारणहार बन गया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। भारत की राजनीति में जीत का दूसरा नाम मोदी है। जिस चुनावी धरती पर मोदी का चेहरा उतार दिया जाए, निसंदेह जीत का पलड़ा उसी ओर झुक जाता है। हर आकलन, हर सर्वे एनडीए की जीत का दावा कर रहा है। बिहार का चुनाव जब शुरू हुआ तब राजनीतिक हलकों में चर्चा आम थी कि इस बार सत्ता विरोधी लहर में नीतीश की कुर्सी बहनी तय है। लेकिन जैसे जैसे 10 नवंबर का सूरज चढ़ा, वैसे वैसे ये तय होता गया कि नीतीश की मझधार में फंसी नैया के खेवैया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में नीतीश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर प्रचार किया कि 2200 सीट जीतकर हम एनडीए की सबके अभिनंदन करतानी। पूरे चुनाव में एनडीए का प्रचार तंत्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। बिहार चुनाव में अब तक बीजेपी नंबर 2 की खिलाड़ी बनकर खेलती आई, लेकिन इस चुनाव से बाजी पलट गई। केंद्र में ताकतवर होने के बावजूद बीजेपी हमेशा बिहार में नीतीश की छाया में चलती आई। लेकिन 2020 के चुनाव की अलग कहानी बीजेपी के पोस्टरों पर नजर आने लगी। बीजेपी के चुनावी पोस्टरों से बिहार के पोस्टर बॉय सुशासन बाबू नीतीश कुमार गायब हो गए। पोस्टर नजर आए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और चुनावी प्रचार में जिक्र आया तो केंद्र सरकार की योजनाओं का। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ये जीत तो मोदी नाम से ही मिली है। बिहार के चुनाव में एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ मंच तो साझा किए, उनकी सराहना भी की, लेकिन बीजेपी के पोस्टरों में नीतीश कहीं नहीं नजर आए। उसकी वजह थी बीजेपी ने भांप लिया था कि अगर नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो समझो चुनाव हाथ से गया। एनडीए का पूरा कैंपेन नरेंद्र मोदी के काम पे, पिछले 6 साल के उनके काम पे, सारी उनके केंद्र की योजनाएं उसी पे केंद्रित हो गया। नीतीश को पोस्टरों तक से हटा दिया गया क्योंकि और नीतीश ने भी इसमें सहयोग किया। उन्होंने इसका बुरा नहीं माना कि उनको मालूम था कि अगर सत्ता आनी है तो नरेंद्र मोदी के अभियान से उन्हीं के नाम पर आएगी और उसके लिए उनका सहयोग उन्होंने किया। ये जंगल राज के युवा जिस भी सभा में नरेंद्र मोदी बोले, उन्होंने सुशासन की बात दोहराई, केंद्र सरकार की योजनाओं का हवाला दिया और बिहार को बार बार वो अतीत याद दिलाया जिसे जंगराज कहा जाता था। उन्होंने याद दिलाया कि लालू राज में अपहरण, हत्या, फिरौती जैसे अपराध की कलम से अराजकता का अर्थशास्त्र लिखने वालों ने कौटिल्य की धरती का गौरव कैसे मिटा दिया था। बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दलदल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। आज भी बिहार की अनेक समस्याओं की जड़ में 90 के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है। नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंचों से बिहार की अस्मिता, बिहार के गौरव के मुद्दे को उठाया और देखते ही देखते बिहार में सत्ता विरोधी लहर के बजाय मोदी लहर चलने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के 3 चरणों में 12 रैलियां की। इन 12 में से 6 रैलियों में नीतीश कुमार उनके साथ रहे। कुल 12 रैलियों में 110 सीटों के लिए मोदी ने एनडीए का प्रचार किया और अब नतीजे इशारा कर रहे हैं कि मोदी का प्रचार कैसे तेजस्वी पर प्रहार बनकर टूटा। इस चुनाव में, एक राज्य के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 3 बार में 12 सभाएं की और जहां जहां वो गए हैं करीब 65 सीटें उन इलाकों में आती हैं और लगभग हर सीट पे बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, बहुत सारी सीटें उसमें जीती।
बिहार के चुनाव में एनडीए के सामने वैसी ही चुनौती थी जैसी बीजेपी और सहयोगी दलों के सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में थी। उत्तर प्रदेश में भी दो राजनीतिक घरानों के दो युवा नेताओं के बीच की टक्कर थी। 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। बिहार में स्थिति वैसी ही बनी। राहुल गांधी ने आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी का हाथ थाम लिया और मैदान में कूद गए। इस जोड़ी पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर प्रहार किया। एनडीए को दिए आपके एक वोट से ही संभव हो सका है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। बिहार में कांग्रेस ने उतने जोश से चुनाव भी नहीं लड़ा जितने जोश में वो उत्तर प्रदेश में नजर आई थी। महागठबंधन की ओर से कोई नजर आया तो सिर्फ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने 21 दिन में 251 चुनावी सभाएं की। उन्होंने हर दिन औसतन 12 रैलियां की। इनके अलावा 4 रोड शो भी किए। इस चुनाव में राहुल गांधी ने केवल 8 ही रैलियां की। राहुल गांधी की राजनीतिक छवि के बारे में देश की राय सब जानते हैं और तेजस्वी की हार का एक फैक्टर ये भी हो सकता है। तेजस्वी यादव का अभियान बिखरा रहा। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो लोकप्रिय बहुत हुए, बहुत लोगों ने पसंद किया उनको और उन बातों पे जनता ने, नौजवानों ने ध्यान भी दिया, बिहार की जनता ने भी ध्यान दिया। लेकिन कांग्रेस का उसमें कोई बहुत योगदान नहीं था। कांग्रेस ने सब कुछ बिखरा रहा और वास्तव सच्चाई ये है कि राहुल गांधी का पिछले कई वर्षों में कोई बहुत पॉजिटिव काम नहीं है, ज़्यादातर काम नेगेटिव ही है, इसलिए उसका नुकसान उनको हुआ होगा। मोदी नाम ने न सिर्फ बिहार की सत्ता और नीतीश का सम्मान बचाया है बल्कि साथ ही साथ बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार की छाया से निकालकर बड़े भाई का दर्जा भी दिला दिया है। अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, यहाँ पर ये तो पता चल रहा है कि एनडीए जो है वो मोदी लहर में आगे बढ़ गई, लेकिन तेजस्वी यादव को ये जो झटका लगा है वो क्यों? क्या लालू राबड़ी का जो छवि है उससे उनको नुकसान हुआ है या 10 लाख पर 19 लाख रोजगार भारी पड़ गए? देखिए, तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी और 10 लाख रोजगार के वादे पर ही भीड़ होती थी और युवाओं की जिस तरह से हुंकार थी, तेजस्वी यादव को कम से कम ये भरोसा था कि इस बार वो सरकार बना लेंगे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि खुद तेजस्वी यादव ने भी अपना पुराना प्रदर्शन नहीं दोहराया। आप देखिए तो 80 सीटें थी पिछली बार, अब 75 पर ही रुक गए। 5 सीटों का नुकसान उनको हुआ और सबसे ज़्यादा जो झटका लगा है महागठबंधन को, उसके पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस ने 27 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार सिर्फ 19 सीटें जीती हैं, यानी स्ट्राइक रेट उसका 30% के आसपास है, जबकि 50% के आसपास तेजस्वी यादव का है। तो एक दो ही नहीं, कई सारे ऐसे वजह होती हैं, कारण होते हैं। जैसे सीमांचल के क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने भी मुश्किल खड़ी कर दी थी आरजेडी के लिए, खासतौर से उनके कैंडिडेट के लिए, महागठबंधन के लिए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने पहले कोशिश की थी कि इस महागठबंधन के साथ ही रहे वो, लेकिन इस महागठबंधन ने यह सोचा कि अगर वो एंट्री करते हैं बिहार चुनाव में और उनके साथ दिखते हैं तो वो जो चाहते थे कि ध्रुवीकरण की राजनीति न कर पाए बीजेपी, उसका आरोप इन पर लगता है और ध्रुवीकरण जबरदस्त तरीके से हो भी जाता। हालांकि उसके बावजूद कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं रहे महागठबंधन की। तो मुझे लगता है कि इन कारणों की समीक्षा तेजस्वी यादव जरूर करेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद पिछला प्रदर्शन क्यों नहीं दोहरा पाए और इतना नजदीक जाने के बाद सरकार क्यों नहीं बना पाए। ठीक है अरुण, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार ही फिर से बिहार के सीएम होंगे। सुशील मोदी के मुताबिक चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया वरना सीटें बढ़ती। बिहार में बीजेपी की शानदार जीत पर बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी। सुशील जी, बहुत ही शानदार जीत मिली, इसके लिए सबसे पहले तो बधाई सर। और इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसे देते हैं, क्योंकि सर ये कहा जा रहा था कि इस बार एनडीए के लिए मुकाबला टफ है, मुश्किल है। इस जीत का श्रेय तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। और सबसे बड़ा श्रेय तो बिहार की जनता को जाता है कि जिन्होंने चौथी बार बिहार के अंदर एनडीए को सेवा करने का मौका दिया है और इतना स्पष्ट बहुमत दिया है। लोगों को लग रहा था कि हाँ असेंबली आएगी, लोगों को लग रहा था कि आरजेडी आएगी, कांग्रेस आएगी, लेकिन आरजेडी की संख्या तो पहले से कम हो गई, कांग्रेस की संख्या भी पिछले बार की तुलना में और कम हो गई और लोगों ने स्पष्ट जनादेश दिया है। तो लगातार 15 साल तक सरकार में रहने के बाद चौथी बार मौका मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए बिहार की जनता का सबसे बड़ा श्रेय तो बिहार की जनता को जाता है कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, बीजेपी, जेडीयू के नेताओं की बातों को सुनकर और काम के आधार पर 15 साल जो हम लोगों ने काम किया था उसके आधार पर लोगों ने और विश्वास प्रकट किया है। सर, ये कहा जा रहा था इस चुनाव के प्रचार को शुरू होते वक्त कि बिहार की सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार को लेकर के लोगों में गुस्सा है, लोग कह रहे हैं कि सरकार को बदलना है। लेकिन देखा गया कि प्रधानमंत्री की रैलियां हुई और जिस तरीके का नतीजा आया, कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने पूरे माहौल को बदल दिया। हम लोग को तो कहीं कोई नाराजगी दिखाई नहीं पड़ रही थी। इतने काम करने के बाद नाराजगी किस बात की होगी? भाई हम लोगों ने घर घर बिजली पहुंचा दिया, गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दिया, घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति हम लोग कर रहे हैं, कोरोना को नियंत्रित करके दिखला दिया। बिहार के अंदर जो प्रवासी मजदूर आए थे उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था करके दिखला दी। तो नाराजगी कहाँ थी? नाराजगी किस बात की थी? तो कहीं कोई नाराजगी नहीं थी। लेकिन विपक्ष है, चुनाव है, तो चुनाव में मुद्दे भी उठेंगे। चुनाव के अंदर जो विपक्ष है वो मुद्दे भी उठाएगा। लेकिन ये प्रो इनकम्बेंसी सरकार के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है, किसी के खिलाफ में वोट नहीं दिया है। ये क्योंकि हम सरकार में थे, सत्ता में थे, तो सत्ता को दोबारा सत्ता बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, इसके लिए लोगों ने वोट दिया। सर, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बहुत ही करीबी सहयोगी आप लोगों के रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, पीएम कई बार उनकी तारीफ करते रहे। लेकिन चिराग पासवान ने इस बार पूरी तरीके से अलग होकर चुनाव लड़ा और चुनाव के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर के कई ऐसी बातें भी बोली जो कहा गया कि नहीं बोलनी चाहिए थी। कितना नुकसान उन्होंने आपके गठबंधन को किया? निश्चित रूप से नुकसान किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 25 से 30 सीटों का नुकसान हुआ है, क्योंकि एलजेपी के पास तक उम्मीदवार थे नहीं। हर दल के जो विक्षुब्ध थे, विद्रोही थे, जिनको टिकट नहीं मिला, वैसे लोगों को खड़ा कर दिया और खड़ा करके भ्रम पैदा करने वाले बयान दे रहे थे। तो ये आंकड़ा 150-60 तक जा सकता था। लोक जनशक्ति पार्टी ने और केवल जदयू का नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन का बिहार के अंदर नुकसान किया है। चंद्रमोहन, यहाँ देखिए, सुशील मोदी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया, नहीं तो सीटें और बढ़ती। बिल्कुल जाहिर सी बात है, चिराग पासवान ने जिस तरह से इस एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा, जाहिर सी बात है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो भी हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे वो जेडीयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, जिसमें उन्होंने 143 लोगों का ऐलान भी किया था। और ऐसे में अगर जेडीयू को सबसे अधिक नुकसान हुआ है या फिर एनडीए को नुकसान हुआ है, वो चिराग पासवान की वजह से हुआ है। क्योंकि जहां अब अगर आप जीत की मार्जिन की बात करेंगे, जहां भी वहाँ जेडीयू हारी है और आरजेडी वहाँ से निकली है या फिर जो लेफ्ट के लोग जीत कर आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जो है वो चिराग पासवान रहे हैं। चिराग पासवान अगर चुनाव नहीं लड़े होते तो शायद नतीजा कुछ और होता। हो सकता था कि वो महागठबंधन को बढ़त मिलती या फिर एनडीए को बढ़त मिलती। लेकिन एनडीए के नेता का दावा है कि जो चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़े उससे एनडीए को नुकसान हुआ है और तकरीबन 30 ऐसे सीट हैं जिस पर इनको नुकसान सहना पड़ा है। ठीक है चंद्रमोहन, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बिहार में मिली जीत को पीएम मोदी के परिश्रम का परिणाम बताया। साथ में ये दावा भी किया कि नीतीश कुमार की साफ छवि भी इस जीत की वजह बनी है। और इस दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सर, बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया है, एनडीए जो है वो पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार वहां बना। देखिए, आप केवल बिहार क्यों देखते हैं, आप पूरे देश में देखिए। एक तरह से जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे मणिपुर में हुए हों, चाहे गुजरात में हुआ हो, उत्तर प्रदेश में हुआ हो, मध्य प्रदेश में हुआ, सभी देश के हर कोने में और कर्नाटक से लेकर के हर जगह पर, और उन उपचुनावों में और बिहार के चुनाव में जो जनता ने जनादेश दिया है वो बहुत स्पष्ट संदेश है, बहुत लाउड और क्लियर संदेश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम, परफॉर्मेंस का परिणाम जो देश की जनता के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के लिए में दिखाई पड़ रहा है, उसको लोगों ने नवाजा है, उसको लोगों ने नतमस्तक होकर के सलाम किया है, स्वीकार किया है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और साथ ही साथ जो हमारे सहयोगी हैं, चाहे वो बिहार के नीतीश कुमार जी हों या और भी अन्य जगहों पे जो सहयोगी हैं, वो निश्चित तौर से कंधा मिलाकर के हिंदुस्तान के निर्माण के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। सर, इसमें अगर बात करें परिणाम की, तो जो महागठबंधन था उसमें आरजेडी का स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छा है, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कम है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि कांग्रेस के चलते हैं। देखिए भैया, स्ट्राइक रेट वगैरह तो सेफोलॉजिस्ट को देखने दीजिए, लेकिन हमारा ये मानना है कि हम मिलकर लड़े थे। जो रिजल्ट आया निश्चित तौर से सभी लोगों ने मेहनत की है। जहाँ तक सवाल है कौन सा महागठबंधन, अब महागठबंधन में जो है वो जो उनकी सबसे बड़ी पार्टी तो हम मानते हैं कांग्रेस पार्टी भाई। जैसे बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टी थी यहाँ के, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देखें तो कांग्रेस का क्या है शुरू है। अमिताभ जी, यानी जिस तरीके से इसको देखा जा रहा है, एक तरफ जहां जेडीयू की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, वहीं सबसे ज्यादा बात कांग्रेस की परफॉर्मेंस को लेकर भी हो रही है। अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक होता तो महागठबंधन का समीकरण कुछ और बन रहा होता। बिल्कुल। अब देखिए, अब चुनाव निकल गए हैं, किस सीट पर किसको क्या नुकसान हुआ। सीमांचल हो, चाहे मिथिलांचल हो, चाहे कोसी का इलाका हो, चाहे प्रथम चरण की पोलिंग में आरजेडी महागठबंधन को बहुत ज़्यादा सीटें मिलने के आसार बढ़ गए थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग आकलन करते रह सकते हैं, लेकिन अंत में यही होता है जो जीता वही सिकंदर। लेकिन इससे तीन बातें तो साफ हो रही हैं कि महागठबंधन को अपना दायरा और थोड़ा बड़ा करना था। कुछ और लोगों को जोड़ते तो शायद उतने वोट कटुआ उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरा जो सबसे अहम बात है वो लेफ्ट पार्टियों का बिहार में फिर से बढ़ना। सन 2000 के बाद पहली बार 16 सीटें, माले को अगर 12 सीटें आ रही हैं, सीपीआई सीपीएम को 4 सीटें आ रही हैं, तो ये लेफ्ट पार्टियों का उदय हो सकता है इस महागठबंधन के भीतर रहकर। ये भी लोग काफ़ी अभी इस संभावना को नहीं देख पा रहे हैं कि लेफ्ट पार्टियां बंगाल में भी काफ़ी सक्रिय रहती हैं। तीसरा जो सबसे अहम है लोजपा को लोग बोल रहे हैं कि सुशील मोदी भी कह रहे हैं उन्होंने उनको हरवा दिया, लेकिन लोजपा ने अपना एजेंडा पूरा किया है। मैंने अर्पिता पहले भी कहा था, लोजपा ने दिखा दिया है कि वो अपने वोट को इधर से उधर शिफ्ट कर सकता है, वो अपनी ताकत बना दी है। अभी तक बीजेपी और बीजेपी के शीर्ष से भी किसी नेता ने लोजपा और चिराग के खिलाफ अभी तक कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोला है। तो जाहिर तौर पर अभी लगता है मिक्स एंड मैच का दौर अभी जारी रहेगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ है, नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे, उनकी पार्टी की ताकत कम हो गई है, उनके 5 मंत्री हार गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग लाख नकारें, लेकिन इसको कोरोना काल के अच्छे कामों ने बचा लिया है और प्रधानमंत्री एज अ ब्रांड फिर से एस्टैब्लिश नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी को काफ़ी ताकत देगा आने वाले दिनों में। और प्रधानमंत्री जब खुद शाम को संदेश देंगे तो कार्यकर्ताओं के लिए और देश के और इन वोटरों के लिए काफ़ी संदेश मिलने वाला है। बिल्कुल। और संदीप, देखिए, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है शाम को करें जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता देखिए पूरे जोश से लगे हुए थे। सस्पेंस हालांकि लेकिन बना हुआ था। जब रुझान आने शुरू हुए थे तो लग रहा था कि क्या वाकई यही स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन लंबा सस्पेंस खत्म हुआ। और सबसे बड़ी खुशखबरी अगर किसी के लिए है तो वो बीजेपी के लिए है, क्योंकि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में अब बीजेपी नजर आ रही है। बिल्कुल। देखिए, इस चुनाव के बाद एक चीज़ तो साफ हो गई है कि अब तक जो रीजनल पार्टीज जहाँ पे कि अब तक होल्ड था उनका, वो होल्ड अब धीरे धीरे जो है कम हो रहा है। पहले जेडीयू आरजेडी की बात होती थी, लेकिन अब आरजेडी और बीजेपी की बात होगी, यानी कि अब जेडीयू जो है वो नीचे खिसकी है। अगर बातचीत के लहजे की बात करें हम लोग, क्योंकि ये गठबंधन में है, पावर जो है वो जेडीयू की कम हुई है, जाहिर सी बात है, तो इसका असर आने वाले दिनों में देखा भी जा सकता है। भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हो, क्योंकि यहाँ केंद्रीय जो बीजेपी का जो नेतृत्व है उसने साफ कर दिया था कि सीटें चाहे कितनी भी हो, कितनी भी किसी की सीटें हो, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे। खुद जो है न्यूज़ 18 के शो में इंटरव्यू में भी जो है अमित शाह ने ये बात कही थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले से ही तय कर ली गई थी कि रिजल्ट कुछ भी हो, सीटें किसी के पास कुछ भी हो, लेकिन वो जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन अभी मैं दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में हूँ और यहाँ पे अर्पिता तैयारियां पूरी हो रखी हैं। मीडिया को हालांकि अभी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यानी शाम 6 बजे की, जैसा आप संदीप बता रहे, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे शाम 6 बजे वहीं पर जहां पर संदीप मौजूद है, बीजेपी दफ्तर के बाहर। वहीं बिहार विधानसभा चुनावों में हुए कांटे के मुकाबले में आखिरकार एनडीए ने बाजी मार ली है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को जहां 110 सीटों पर संतोष करना पड़ा, वहीं एनडीए को 125 सीटें हासिल हुई। यानी एक बार फिर बिहार में नीतीश सरकार बनने जा रही है।
ये जनता की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। जीत के बाद एनडीए में जश्न। महागठबंधन पर बड़ी विजय। कांटे की टक्कर में भारी पड़ा एनडीए। दिवाली से पहले एनडीए की होली। कई घंटों के इंतजार के बाद जब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों का कांटा थमा तो एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच जश्न की लहर दौड़ गई। कहीं पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया गया, कहीं मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी गई, तो कहीं दिवाली से ठीक पहले होली के रंगों ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को और कलरफुल बना दिया। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते एनडीए के लिए ये जीत कितनी मायने रखती है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि पल पल बदलते समीकरणों के बाद जब आखिरी आंकड़े लोगों के सामने आए तो कोरोना काल के प्रोटोकॉल को भी नजरअंदाज कर दिया गया। सभा में एक बार फिर आरजेडी के विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि बीजेपी लंबी छलांग लगाते हुए इस मामले में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बड़ी पार्टियों को मिली सीटों का जिक्र करें तो इन चुनावों में आरजेडी को 75, बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, कांग्रेस को 19, ओवैसी की एआईएमआईएम को 5, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एचएएम को 4 और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 4 सीटें मिली हैं। और यही वजह है कि बिहार एक बार फिर एनडीए के पोस्टरों से पट गया है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार सत्ता में आ गई है और ऐसे में पटना शहर पोस्टरों से पट गया है। और यह तस्वीर पटना के कोतवाली इलाके का है, जहां सबसे बड़ा होर्डिंग लगाया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और जो भी एनडीए के बड़े नेता हैं उनका यहां पर पोस्टर लगाया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एनडीए के लिए ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि काउंटिंग से पहले हुए सभी एग्जिट पोल्स में महागठबंधन की जीत को दिखाया गया था, लेकिन काउंटिंग डे पर ये पता चल गया कि पीएम मोदी के नाम पर लड़ा गया चुनाव क्यों एक बार फिर विरोधियों पर भारी पड़ गया। यही वजह है कि पीएम मोदी को भी बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरह से जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे मणिपुर में हुए हों, चाहे गुजरात में हुआ हो, उत्तर प्रदेश में हुआ हो, मध्य प्रदेश में हुआ, सभी देश के हर कोने में और कर्नाटक से लेकर के हर जगह पर और उन उपचुनाव में और बिहार के चुनाव में जो जनता ने जनादेश दिया है वो बहुत स्पष्ट संदेश है, बहुत लाउड और क्लियर संदेश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम, परफॉर्मेंस का परिणाम जो देश की जनता के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के लिए में दिखाई पड़ रहा है, उसको लोगों ने नवाजा है, उसको लोगों ने नतमस्तक होकर के सलाम किया है, स्वीकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार जिताने के लिए बहुत बहुत आभार और बिहार की जीत की बहुत बहुत बधाई। एग्जिट पोल के बाद शायद ही किसी को यकीन था कि बिहार में एक बार फिर एनडीए को देखने का मौका मिलेगा, लेकिन मोदी मैजिक ने एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बिहार में एनडीए की जीत से जुड़ी हर खबर देखिए news18india.com पर। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।